डेट है आज 16 जुलाई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। इससे पहले एक बात देखो, मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक महीने में करंट अफेयर कराऊँ। जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, विजन आईएएस है, इनसाइट आईएएस है, इनकी मैगजीन आती है मंथली। वो मैगजीन में सारे टॉपिक लगभग कवर होते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी होते हैं प्री और मेंस के लिए। तो मैं वो मैगजीन आपको करा दूं एक महीने में, उसमें 4 से 5 घंटे मुश्किल से लगेंगे बनाने में। अब मैं इस लेक्चर को डेली बनाता हूँ करंट अफेयर का, कभी 20 मिनट, कभी 40 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 15 मिनट, मतलब नॉर्मली 20 से 25 मिनट का होता है एक लेक्चर। लेकिन इसे बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से मुझे देखने पड़ते हैं टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर टॉपिक एडिट करने पड़ते हैं, कौन सा डेटा सही है कौन सा नहीं है, वो फिर वेरीफाई भी करना पड़ता है, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। फिर उसके नोट्स बनाने के बाद फिर वीडियो बनानी पड़ती है, फिर अपलोड करने में टाइम लगता है। तो ये 3 से 4 घंटे इसी में चले जाते हैं डेली के। अगर मैं महीने में एक बार ये मैगजीन करा दूं आपको, क्योंकि सारे टॉपिक कवर होते हैं महीने में, ये विजन आईएएस, इनसाइट आईएएस वगैरह की मैगजीन आती हैं, सारे टॉपिक कवर कर देती हैं। वो उसमें 4 से 5 घंटे बनाने में वीडियो लगेंगे, 1-2 घंटे उसे अपलोड करने में या एडिटिंग करने में लगा लो। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि यही कराऊँ आपको। आपको क्या लगता है, यही चलना चाहिए या मैं महीने में वो मैगजीन करा दूँ? आप अपने कमेंट सेक्शन में व्यू देना। फर्स्ट टॉपिक है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो डेटा है वो आप नोट करके रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे मिशन चलाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसको लेके देखो बहुत समय से ये न्यूज में रहा है, पिछले 1-1.5 साल से। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, तो इसका डेटा इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर तो आप जानते हो क्या होता है हॉर्टिकल्चर? हिंदी में बोलते हैं बागवानी या फिर उद्यान कृषि। बागवानी या उद्यान कृषि बोलते हैं इसको। ये ऐसी कृषि होती है, एग्रीकल्चर, जिसमें मेनली फ्लावर की खेती होती है, फूल की, या फ्रूट की होती है, फल की, वेजिटेबल की होती है, या फिर सब्जियां होती हैं जो वेजिटेबल, या नट्स। नट्स में देखो सुपारी, मूंगफली, कास्ट फल, ये आते हैं नट्स में। या फिर मेडिसिनल प्लांट, जैसे मान लो दवाइयों के लिए जो प्लांट वगैरह उगाए जाते हैं, हर्ब्स वगैरह, वो होते हैं। या फिर मान लो कोई एरोमेटिक प्लांट्स हैं, सुगंधित पौधे वगैरह, वो सब इसी में ये फ्रूट एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। तो इसकी 4 मेनली ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर की, मेनली। वैसे तो कई ब्रांच होती हैं, 4 मेन ब्रांच है। जैसे ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर बोलते हैं, जो वेजिटेबल की खेती की जाती है उसको ओलेरीकल्चर बोलते हैं। एक होता है आपका पोमोकल्चर। पोमोकल्चर को आप फ्रूटी कल्चर भी बोल सकते हैं, यानी कि इसमें फ्रूट की खेती की जाती है, उसको पोमोकल्चर या पोमोलॉजी बोलते हैं। पोमोलॉजी या पोमोकल्चर, पोमोलॉजी लिख लो, या फिर फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। और एक होता है आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर में मेनली क्या होता है, ग्रेप्स की खेती होती है। विटीकल्चर में ग्रेप्स, जो अंगूर होता है, उसकी खेती होती है, उससे वाइन वगैरह बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। तो ये मेजर ब्रांच होती है इसमें, ओलेरीकल्चर, पोमोलॉजी या विटीकल्चर हो गया आपका, तो ये आता है इसमें। या फिर एक फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर हो गया, ये फूल की खेती होती है, फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी यानी कि पोमोलॉजी या फ्रूटी कल्चर बोलते हैं इसको, फ्रूटी कल्चर, यानी कि फ्रूट की खेती होती है इसमें। तो ये 4 मेजर ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर में। टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कितना रहा है इस साल, ये नोट करके रखना। 2021-22 में 341.63 मिलियन टन का टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हुआ है। पिछले साल से इंक्रीज हुआ है 21%, 7.03 मिलियन टन इंक्रीज हो गया है 2020-21 में जितना था उससे। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये डेटा रिलीज किया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। जो टोटल हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन एरिया है वो भी देखो इंक्रीज हुआ है। पिछले 2020-21 में, पिछले साल 27.48 मिलियन हेक्टेयर एरिया में टोटल हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन की गई थी। लेकिन इस साल 2021-22 में 27.74 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे कल्टीवेशन की गई है, ये हॉर्टिकल्चर बागवानी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है देखो, जो ये फ्रूट, वेजिटेबल, हनी या स्पाइसेस, फ्लावर, मेडिसिनल प्लांट, इनका जो प्रोडक्शन है इंक्रीज हुआ है 2021-22 में। लेकिन जो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं, जैसे टी आता है प्लांटेशन क्रॉप में, टी, चाय की खेती, कॉफ़ी आता है, रबर आता है,
ये आते हैं प्लांटेशन क्रॉप में। इनका ये जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से। जो फ्रूट का प्रोडक्शन है, अगर सिर्फ फलों का प्रोडक्शन देखें हम, तो वो हो गया है 107.1 मिलियन टन, और 2020-21 में था 102.48 मिलियन टन। तो पिछले साल से फ्रूट का भी प्रोडक्शन बढ़ा है, और वेजिटेबल हैं जो, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा है, क्योंकि 2020-21 में 200.45 मिलियन टन था, और 2021-22 में 204.61 मिलियन टन। यानी कि ये याद रखना है, फ्रूट का भी वेजिटेबल का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है पिछले साल से, ये याद होना चाहिए आपको। और अगर देखें ऑनियन के केस में, प्याज, ये देखो ये भी इंक्रीज हुई है, इनका प्रोडक्शन भी 26.64 मिलियन टन था 2020-21 में, और 31.7 मिलियन टन हो गया है। लेकिन जो पोटैटो है और टमाटो, इनका प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है पिछले साल की अपेक्षा, क्योंकि 2020-21 में पोटैटो का, आलू का था 56.17 मिलियन टन, अब ये 53.58 मिलियन टन रह गया है। और वहीं टमाटो का कल्टीवेशन, टमाटर का 21.18 मिलियन टन 2020-21 में था, और ये लगभग 1 मिलियन टन घट गया, 20.34 मिलियन टन रह गया है। ये किसकी वजह से डिक्रीज हुआ है? क्योंकि देखो पिछले साल इनके जब प्राइस डिक्रीज हुआ था तो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट की थी, एजिटेशन किया था, विद्रोह किया था प्राइस ड्रॉप होने पे। हो सकता है इस वजह से इसके कल्टीवेशन कम कर दिया टमाटो पोटैटो का। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटफॉर्म अंडर ई नाम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक प्लेटफॉर्म, ये समझ लो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ई नाम के अंदर। ई नाम क्या है? ई नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे सारे फार्मर को कनेक्ट किया जाता है, अपने सामान को बेच सकते हैं वो ऑनलाइन अपने सामान को रजिस्टर करके बेच सकते हैं, यानी कि सेलर और बायर एक साथ आते हैं ई नाम में, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ये स्कीम है ई नाम। इसके अंदर ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म में क्या नया है, ई नाम से क्या अलग है? इसके लिए पहले तो गवर्नमेंट ने 37 करोड़ रुपए ग्रांट में दिए हैं 1018 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसका नाम में, किसान जो प्रोड्यूस करते हैं, उत्पाद करते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ये। कुछ फार्मर आके एक साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप बना लेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है, देखो सिंगल फार्मर, अगर अपने किसान, कोई एक आदमी बेचने जाएगा, एक किसान अपना मार्केट में अपनी क्रॉप को, फसल को, तो उसको हो सकता है दाम इतना अच्छा ना मिले मार्केट में। अगर मान लो यहीं पे 1000, 2000, 20,000, 10,000 या 500, 1000 एक साथ फार्मर मिलके आ जाएं, वो एक ग्रुप बना लें। अब ये अपना एक अधिकारी, खुद एक बंदा अपॉइंट कर देंगे, नियुक्त कर देंगे कि भाई साहब हमारी तरफ से 1000 फार्मर्स की तरफ से आप मार्केट में जाओ, अगर इन्हें चाहिए फसल, मान लो गेहूँ चाहिए, वेजिटेबल चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप पूछ के आओ, चाहिए तो हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब इससे क्या है, इनको अच्छा प्राइस में मिल जाता है, और इनकी क्या है, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। अगर एक साथ इतने सारे फार्मर आते हैं, और किसी कंपनी को भी मान लो कोई चाहिए प्रोडक्ट, तो फिर उन्हें आसान सस्ते दामों में मिल जाता है, और इनको भी अच्छा दाम मिल जाता है, किसानों को भी, क्योंकि मार्केट में बेचने जाएगा एक किसान तो इतना अच्छा दाम नहीं मिले हो सकता उसको, जितना ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बार्गेनिंग करके ले सकती हैं। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 37 करोड़ रुपए ग्रांट किए हैं, जिनमें 3.5 लाख फार्मर्स को फ़ायदा होगा, 3.5 लाख किसानों को फ़ायदा होगा। जो प्लेटफॉर्म ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसमें देखो फार्मर्स क्या है, अपनी फसलों को स्टेट बॉर्डर से बाहर बेच सकते हैं। जैसे अभी किसान क्या है, एक ही स्टेट में, जैसे मान लो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या किसी स्टेट का किसान है, वो राजस्थान में बेच रहा है, राजस्थान का है, तो लेकिन इसके जरिए प्लेटफॉर्म के जरिए, इसके जरिए अपनी फसल स्टेट से बाहर बेच सकता है, क्योंकि इसमें बायर सेलर एक साथ आएंगे और दूसरे स्टेट से भी आएंगे। तो मान लो ज़्यादा माल की ज़रूरत है कहीं पे किसी स्टेट में, तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है आसानी से। तो इसमें बायर, मार्केट, सर्विस प्रोवाइडर आएंगे एक साथ, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि मान लो क्वालिटी लेवल के प्रोडक्ट हैं इस पे अवेलेबल होंगे, तो जिस भी बिज़नेस को या इंडस्ट्री को क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए, फसल चाहिए, तो वो ले सकता है किसान से डायरेक्टली। ई नाम में देखो, इसमें बहुत सारी प्लेटफॉर्म सर्विसेज एक साथ आती हैं, और प्लेटफॉर्म में भी सर्विस प्रोवाइडर एक साथ आते हैं। क्योंकि देखो कोई भी फसल है, फसल जब उगी है, उसको देखो फसल को काटा गया, अब उसको साफ़ भी करना है, क्लीन करना है, साफ़ करने के बाद पैकेजिंग करनी है, पैकेजिंग करने के बाद स्टोरेज करके रखनी है एक जगह पे, फिर कहीं
सामान चढ़ाना है किसी गाड़ी में, फिर लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये सारी सर्विसेज आएंगी प्लेटफॉर्म पे। जैसे कंपोजिट सर्विस प्रोवाइडर एक साथ आएंगे, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक में कार्गो हैंडलिंग, सामान को हैंडलिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, रख रखाव करना, स्टोरेज करना, ये सब एक साथ आएंगे। क्वालिटी अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पैकेजिंग सर्विस प्रोवाइडर, ये सब इस प्लेटफॉर्म पे ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक रैंकिंग दी गई है टाइम मैगजीन द्वारा, एक मैगजीन है पत्रिका टाइम मैगजीन, इसने रैंकिंग निकाली है 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे महानतम जगह कौन कौन सी हैं, ऐसी 50 जगह इसने बताई हैं। उनमें से हमारे इंडिया के 2 प्लेसेस आए हैं, एक अहमदाबाद सिटी और एक केरला स्टेट, इस टॉप 50 में आए हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ये वर्ल्ड्स के टॉप 50 ग्रेटेस्ट प्लेस हैं 2022 के इस टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग। इसमें टॉप 50 में देखो साउथ कोरिया जो कंट्री है उसकी जो कैपिटल है सियोल, ये भी आई है टॉप 50 में। बाली में वुहान है, ये इंडोनेशिया में, ये भी आई है टॉप 50 में। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ आई है टॉप 50 में। जो अहमदाबाद सिटी आई है और केरल आया है, जो केरल देखो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट है हमारे इंडिया में इसके अकॉर्डिंग। और जो अहमदाबाद सिटी आई है ये देखो ऑलरेडी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में डाल दिया और इंडिया की पहली सिटी है, ये पहला शहर है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में डाला गया सिटी की तरह। और देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो बहुत सारी हमारे इंडिया में, लेकिन जो सिटी डाली गई थी पहली अहमदाबाद डाली गई थी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, क्योंकि अहमदाबाद में देखो बहुत सारे यहाँ पे एंशियंट लैंडमार्क मिलते हैं, प्राचीनतम समय के बने हुए मोनूमेंट्स मिलते हैं, साथ साथ कंटेम्प्रेरी इनोवेशन भी मिलते हैं। जो अभी कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन, मान लो अभी नई नई इनोवेशन हो रही है वो भी अहमदाबाद में देखने को मिलती है, तो इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में डाला गया था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को आप जानते हो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो ऐसी यूनिक सिग्निफिकेंस किसी की होती है उसको प्रिजर्व करने का काम करती है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू रिपेयर, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट टू रिपेयर देखो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि हर एक आदमी को राइट टू रिपेयर प्रोवाइड किया जाए, जैसे और कई सारी कंट्रीज़ में, जैसे यूएसए में है राइट टू रिपेयर, तो इस तरह से इंडिया के लोगों को भी दिया जाए। राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है? रिपेयर तो आप जानते हो, जैसे आप मान लो मोबाइल फ़ोन यूज करते हो, वो ख़राब हो जाए, आप उसे रिपेयर कराने जाओगे, ठीक कराने जाओगे किसी दुकान पे, लेकिन होता क्या है कि बहुत बार जैसे आपने किसी कंपनी का मोबाइल ख़रीदा, मान लो आपने सैमसंग कंपनी का मोबाइल ख़रीदा, सैमसंग कंपनी का मोबाइल ख़रीदा तो उसने 1 साल की वारंटी दी। अगर आपने मान लो किसी और प्राइवेट किसी दुकान पे खुलवा दिया मोबाइल 1 साल के अंदर अंदर, और फिर आप मान लो सैमसंग के स्टोर पे लेके जाते हो उसे ठीक करवाने के लिए, तो सैमसंग वाले मना कर देंगे, कह देंगे आपने कहीं और पे खुलवाया, हम नहीं इसे ठीक कर सकते। तो ये मोनोपोली हो जाती है एक तरह से, एकाधिकार, यानी कि जो कंपनी बेच रही है वही रिपेयर करने का अधिकार उसी को है, यानी कि जो ग्राहक है उसको तो अधिकार छिन गया ना, वो कहीं और नहीं करा सकता उसे रिपेयर। तो ये मोनोपोली एकाधिकार हटाने के लिए, कंज्यूमर को राइट टू रिपेयर प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो कंज्यूमर अपने सामान को ड्यूरेबल रख सके, फ़ोन्स कार वगैरह को जो ऑन करते हैं जो मालिक हैं कंज्यूमर, वो कंज्यूमर को राइट टू रिपेयर हो, इसके लिए प्लानिंग बना रही है गवर्नमेंट। जो राइट टू रिपेयर है देखो प्रैक्टिकल मीन्स में जो भी इक्विपमेंट का ओनर है, जैसे मान लो आपने मोबाइल ख़रीदा, आप मालिक हो उस मोबाइल के, तो उस डिवाइस को रिपेयर कराने का आपके पास अधिकार हो। अभी क्या है, अभी देखो जो रिपेयर है एक लीगल है ये, और कॉपीराइट लॉ पेटेंट लॉ के अंदर आता है। मान लो किसी ने फ़ोन बनाया, जैसे आईफोन बनाया था एप्पल वाली कंपनी ने, अब उसका पेटेंट जैसे मान लो एप्पल कंपनी के पास है, अब उसको कोई दूसरा नहीं बना सकता। अगर राइट टू रिपेयर के लिए मान लो रिपेयर कंपनी खोलनी है, कोई शॉप खोलनी है, तो एप्पल कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके कोई बंदा शॉप खोल सकता है और फिर वो रिपेयर कर सकता है। तो सारा का सारा राइट अधिकार उस एप्पल कंपनी के पास होगा। तो ये अभी ये सिस्टम है, कॉपीराइट लॉ और पेटेंट लॉ के अंदर आता है रिपेयर। कौन कौन से सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं इसमें राइट टू रिपेयर में? देखो कोई भी फार्मिंग इक्विपमेंट है, कोई मान लो ट्रैक्टर है, या ट्रैक्टर की जगह ट्रैक्टर के साथ यूज होने वाली कोई भी चीज़ है जो खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए यूज होती है, या मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है कोई भी, या कंप्यूटर है कोई भी, ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट है, ये सब। अभी करंट इशू क्या है, क्या क्या परेशानी आती हैं ग्राहक को जो ये रिपेयर नहीं हो पाता अच्छे से? पहली बात तो ये है, ये कंपनियां प्लान करती हैं
ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब है ऐसी चीज़ या तो कोई पुरानी हो गई है या पुरानी होने के लिए या स्पेशल अधिकार वो कंपनी ले लेगी उसके रिपेयर का, यानी कि मोनोपोली क्रिएट कर देगी। मोनोपोली का मतलब ये हो गया एक अधिकार कि राइट टू चूज करने का अधिकार कस्टमर को नहीं है कि वो कहाँ पे रिपेयर कराए अपनी मोबाइल फ़ोन को या किसी भी चीज़ को। ये अधिकार किसने ले लिया? कंपनी ने। 1 साल की वारंटी, 2 साल की या 5 साल की वारंटी दी, कहा आप हमारे स्टोर में ही रिपेयर करा सकते हो, कहीं और नहीं करा सकते। यानी कि कंज्यूमर क्या है, अपनी मर्जी से कोई दुकान चूज़ नहीं कर सकता। अगर उसने मान लो किसी दूसरी दुकान से वो खुलवा भी लिया अपना मोबाइल तो उसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, वो रिपेयर नहीं करके देंगे। अगर नॉन रिकग्नाइज्ड आउटफिट है कोई, नॉन रिकग्नाइज्ड का मतलब कोई सैमसंग कंपनी हो, सैमसंग कंपनी के कोई मान लो उसका कस्टमर केयर खुला हुआ है, वहाँ पे रिपेयर कर आपने कराया तो ठीक, अगर कोई दूसरी दुकान पे कराया तो फिर ये रिपेयर आपको नहीं करके देंगे। कोई मैनुअल भी नहीं है, कंपनी क्या है, कोई मैनुअल प्रोवाइड नहीं करती कि जैसे मान लो अगर मैनुअल जारी कर दे कि आपने, कंपनी ने इस तरह से मोबाइल फ़ोन बनाया और रिपेयर करने के लिए एक पूरी गाइडलाइन जारी कर दे, इस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। तो छोटे छोटे मान लो जो रिपेयर मोबाइल शॉप खोल लेते हैं ऐसी जो रिपेयर करने के लिए, वो भी आसानी से फिर कर सकेंगे, उनको भी जॉब मिल सकेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकेंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकेंगे, रोज़गार मिल सकेगा उन्हें भी। लेकिन ये नहीं मिल पाता क्योंकि कंपनी क्या है, लाइसेंस के थ्रू देती हैं और मैनुअल कोई ऐसा मार्केट में जारी नहीं करती हैं, तो इनकी मोनोपोली रहती है। कौन कौन सी कंट्री है जिस कंट्री में ये राइट टू रिपेयर अभी दिया जा रहा है, यानी कि वहाँ पे है लोगों को राइट टू रिपेयर? यूएसए में है, यूके में है, यूरोपियन यूनियन है, इनके साथ साथ और भी कई सारी कंट्री हैं। ये बस 2-3 आप याद रख सकते हो एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम आयन बेस्ड बैटरी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, तो सोडियम आयन बैटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये मेनली, जीएस पेपर 3 के लिए, साइंस एंड टेक। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन है, अमेरिका के टेक्सास जो स्टेट है वहाँ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन। इसने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डेवलप किया है जिससे आसानी से सोडियम आयन बैटरी बनाई जा सकती हैं। सोडियम आयन बैटरी देखो रिचार्जेबल बैटरी होंगी, जैसे अभी आपका फ़ोन है, फ़ोन, कंप्यूटर या फिर आपके घर में कार, बाइक है, उसमें जो बैटरी यूज होती हैं जनरली लिथियम यूज होता है, लिथियम आयन बैटरी यूज होती हैं। उनके जगह पे सोडियम आयन बैटरी यूज हो सकेंगी, चार्ज भी की जा सकेंगी, रिचार्जेबल होंगी। इशू क्या होता है लिथियम आयन बैटरी में, जो हम सोडियम आयन बैटरी को यूज करना चाहते हैं? देखो पहली बात तो ये है, लिथियम जो है वो लिमिटेड रिसोर्स है। लिथियम एक मेटल है, ये समझ लो, ग्रे कलर की दिखाई देती है, थोड़ी डार्क ग्रे कलर की। कई बार हमने पढ़ा, अलग से लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो लिथियम है एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज है ये, यानी कि बहुत ज़्यादा अर्थ पे पाया नहीं जाता, और जब बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता यानी कि इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इन्वायरमेंटली देखो इसकी माइनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, और ये सेफ्टी इशू भी है इसको लेके, क्योंकि ये फ्लेमेबल है, यानी कि ज्वलनशील है, जल्दी से आग पकड़ लेता है। और अगर ऐसे ठंडे इलाके हैं, मान लो कहीं पे 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है या कम टेम्परेचर रहता है, यानी कि जहाँ पे कूलर टेम्परेचर है, वहाँ पे लिथियम आयन बैटरी की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही कम होती है, इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि लिथियम आयन बैटरी के बजाय सोडियम आयन बैटरी को यूज किया जाए। तो एडवांटेज क्या है सोडियम आयन बैटरी के, यहाँ पे सोडियम आयन लिख लो, एडवांटेज ऑफ सोडियम आयन बैटरी। सोडियम आयन बैटरी के देखो ये कुछ एडवांटेज है। पहला तो ये कि यही एडवांटेज हो गया कि सोडियम है ना, जो सोडियम वो लिथियम की अपेक्षा अर्थ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो इसकी कॉस्ट भी कम आएगी। दूसरा ये है सॉलिड स्टेट सेपरेटर जो इसमें यूज होता है, क्योंकि जो लिथियम में पॉलीमर सेपरेटर यूज होता है इस बैटरी में, और ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है सॉलिड स्टेट सेपरेटर, और लोअर चार्जिंग टाइम चाहिए होता है सोडियम आयन बैटरी को, यानी कि जल्दी से चार्ज हो जाएगी बैटरी, लाइफ भी इंप्रूव होगी, काफ़ी समय तक चलती रहेगी लिथियम आयन बैटरी की अपेक्षा। सोडियम है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और आसानी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, और ग्रीनर होता है, इससे इन्वायरमेंट में इतना पॉल्यूशन भी नहीं होता। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है जो नॉन फ्लेमेबल है, नॉन फ्लेमेबल का मतलब है कि ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता, जैसे लिथियम पकड़ लेता है आग, ज्वलनशील इतना नहीं है। तो ये इसके बारे में एडवांटेज है कुछ। इसमें भी लिथियम आयन बैटरी है या सोडियम आयन बैटरी है, उसमें एनोड कैथोड यूज होते हैं। एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज आयंस, और ये कैथोड पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। बीच में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा इसके।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। देखो इसके बारे में ऑलरेडी हम स्पेशल लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लेक्चर। हम यहाँ पे वैसे तो इसको रिवाइज ही करेंगे पूरा, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है उसमें। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है अभी कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा था, अब ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक्सटेंड कर दिया। सारी कंट्री में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम या कैंपेन अभियान है जो अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप का मतलब है मुख्य प्रोग्राम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। ये वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, लेकिन इसमें 3 मिनिस्ट्री हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसका पहले नाम मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 3 मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है, लागू की जा रही है। 2 मकसद है, जैसा इसके नाम में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटी को बचाना है, कोई गर्भ में उसको मार ना सके, ये बचाना है, और बेटी को पढ़ाना है, एजुकेट करना है, बेटी को शिक्षा देनी है। 2 इसके टारगेट हैं, यानी कि सेक्स रेशो को इम्प्रूव करना है, गर्ल सेक्स रेशो को। सेक्स रेशो का मतलब है 1000 मेल की अपेक्षा कितनी महिलाएं हैं, एडल्ट सेक्स रेशो हो गया। अगर चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें, 1000 जब मेल बॉय यानी कि बॉय लड़के जन्म लेते हैं तो कितनी लड़कियां जन्म लेती हैं, तो ये हो गया चाइल्ड सेक्स रेशो। तो इसको भी इंक्रीज करना है और गर्ल्स को एजुकेट करना है। 2015 जनवरी में लॉन्च की गई थी ये स्कीम हरियाणा से, ताकि एड्रेस किया जा सके सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को, जो क्या है अगर गर्भ में लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं, गर्भपात करा देते हैं, इसको रोकने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। और जो चाइल्ड सेक्स रेशो डिक्लाइन हो रहा है उसको इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि 2011 में देखो चाइल्ड सेक्स रेशो 918 लड़कियां थी 1000 लड़कों की अपेक्षा। 2011 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, जनसंख्या की गिनती, उसमें देखो 940 था एडल्ट सेक्स रेशो, 940। लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशो की हम बात कर रहे हैं, ये 918 था। चाइल्ड सेक्स रेशो और एडल्ट सेक्स रेशो का मतलब आप जान गए। एडल्ट सेक्स रेशो मतलब 18 साल से ऊपर के महिला पुरुष, उनका रेशो है 1000 और आदमियों में 940 औरत। और अगर बात करें चाइल्ड सेक्स रेशो की, यानी कि 1000 जब लड़के जन्म लेते हैं तो उनमें सिर्फ 918 लड़कियां ही जन्म ले पाती हैं, बाकी की या तो कुछ को गर्भ में ही मार दिया जाता है या कुछ और वजह से। ये जो इनिशिएटिव है 3 मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव, ये हमने डिस्कस कर लिया। 405 डिस्ट्रिक्ट में अभी ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, लेकिन अभी पूरी देश के लिए पूरी सारी डिस्ट्रिक्ट हैं जो उनमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने देखो एक गाइडलाइंस भी पहले पब्लिश की थी मिशन शक्ति के अंदर। मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। देखो इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक तो है संबल, SAMBL, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, संबल। एक है सामर्थ्य, सामर्थ्य का प्रोनाउंसिएशन सामर्थ्य, ये सामर्थ्य और संबल। संबल है सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द वुमन एंड गर्ल, महिलाओं और लड़कियों की इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी, सुरक्षा और सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, और सामर्थ्य में के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट करना है। तो इसी के अंदर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है। इसकी कुछ गाइडलाइंस है मिशन शक्ति की, जैसे देखो इसमें क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के लिए नियरली जितना जो जीरो बजट एडवर्टाइजिंग है उसका टारगेट ये है, लगभग 80% जो है एडवर्टाइजिंग में यूज किया जाता है इसका पैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, और बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिन पे इनका पैसा स्पेंड किया जाता है और इनक्रेज किया जाता है लोगों को, ताकि इसमें देखो एम ये है टारगेट, ताकि लोग क्या है प्रमोट कर सकें स्पोर्ट्स अमंग गर्ल्स, यानी कि महिलाओं के लड़कियों के समंग, यानी कि लड़कियों के अंदर भी स्पोर्ट्स की, खेलों की भावना प्रमोट की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लड़कियां स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकें। सेल्फ डिफेंस कैंप लगाए जाते हैं, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है। गर्ल्स टॉयलेट बनाए जाते हैं इसके अंतर्गत, नारी शक्ति जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत। और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की जाती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सैनिटरी पैड्स एंड नैपकिन्स। और PCPNDT एक्ट है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है। PCPNDT एक्ट है, इससे क्या है जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन किए जाते हैं उसको रोकने के लिए एक्ट है। नेक्स्ट है न्यू टारगेट, इसमें रखे हैं कुछ नए टारगेट। क्या है इसमें, देखो इसमें टारगेट रखे हैं जो अभी सेक्स रेशो एट बर्थ है, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशो हर साल 2 पॉइंट इंक्रीज करना है। दूसरा ये है
कि जो परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो 95% या उससे अबव करनी है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है कि जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं वो घर पे ना दें, कहाँ पे दें, हॉस्पिटल में दें। तो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो गई। क्योंकि घर पे जन्म देती हैं महिलाएं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है बच्चे की या वूमन की, महिला की। नेक्स्ट इसमें टारगेट ये है टू चेक ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट का रेट का मतलब है जो ऐसी लड़कियां स्कूल जाती हैं, कुछ स्कूल अपनी 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में छोड़ देती हैं, तो ये इनरोलमेंट कम, यानी कि इनका ड्रॉप आउट हो रहा है, स्कूल से निकल रही हैं। तो ये 1% इंक्रीज करना है इनरोलमेंट सेकेंडरी एजुकेशन में, और स्किल प्रोवाइड करनी है लड़कियों को और महिलाओं को, ये टारगेट रखा गया है इसमें। नेक्स्ट है वन स्टॉप सेंटर को स्ट्रेंथन करना है। वन स्टॉप सेंटर ऐसे होते हैं, मान लो ये बिल्डिंग खोल दी, यहाँ पे क्या है, महिलाएं अपनी जो भी प्रॉब्लम है आके लेके आ सकती हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। जैसे मान लो उनके अगेंस्ट में कोई वायलेंस कर रहा है, हिंसा कर रहा है, उनके साथ मारपीट कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, घरेलू हिंसा, कोई पति अपनी पत्नी को मारता है, तो पत्नी आके इस वन स्टॉप सेंटर में शिकायत कर सकती है अपने पति के खिलाफ। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक एक्ट भी बना है, उसके तहत उसे सजा भी हो सकती है उसके पति को। या कोई ट्रैफिकिंग कर रहा है, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है, देखो वो सेम स्पेलिंग है, ट्रैफिक जो रोड पे चल लगता है ट्रैफिक, उसकी सेम स्पेलिंग है। इस ट्रैफिकिंग का मतलब ये भी होता है महिलाओं बच्चों का खरीदना बेचना। तो वुमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो इसकी शिकायत वन स्टॉप सेंटर में की जा सकती है। फिर ये वन स्टॉप सेंटर में अधिकारी होंगे वो लेंगे एक्शन। 300 वन स्टॉप सेंटर सेटअप किए जाएंगे ऐसी डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली उन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे यानी कि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। ये नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 116 आइडेंटिफाई की थी जो बहुत ही बैकवर्ड हैं, पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे कब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, रोड नहीं है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। जहाँ पे हाई रेट ऑफ क्राइम है अगेंस्ट वुमन, जिनका जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है और महिलाओं के अगेंस्ट अपराध क्राइम ज़्यादा होते हैं, ऐसी जगह पे वन स्टॉप सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। वन स्टॉप सेंटर देखो कोऑर्डिनेट करेंगे, बहुत सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी चला रखे हैं जो महिलाओं के लिए, जैसे निर्भय फंड, इसका जो पैसा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये लगाया जाता है निर्भय फंड में। वुमेंस हेल्पलाइन है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, वुमेन हेल्प डेस्क है, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इनके साथ मिलके ये वन स्टॉप सेंटर ये चलाए जाते हैं, इनका कन्वर्जेंस इन इनिशिएटिव में किया गया है। जो भी महिला ऐसी है जिसको ज़रूरत है, मान लो कोई भी लड़की है किसी भी एज की, या कोई लड़का है 12 साल से कम एज का, तो वो क्या है इन वन स्टॉप सेंटर में 5 दिन तक शेल्टर ले सकता है। यानी कि अगर कोई उसको परेशान कर रहा है, महिला को, किसी भी उम्र की है या लड़का 12 साल से कम उम्र का, तो वन स्टॉप सेंटर में जाके 5 दिन तक रह सकता है। अगर उसे ज़्यादा दिन के लिए शेल्टर चाहिए, यानी कि ज़्यादा दिन के लिए रहना है, तो फिर वन स्टॉप सेंटर या अरेंजमेंट कराएंगे शक्ति सदन के साथ मिलके। शक्ति सदन ये समझ लो एक हाउस ही होता है शक्ति सदन, ये सामर्थ्य के अंदर ये लॉन्च किए थे शक्ति सदन, जो नारी शक्ति है, शक्ति सदन या ये सखी भवन होते हैं, इस तरह के भवन बना दिए जाते हैं, वहाँ पे शेल्टर ले सकते हैं वो, अगर ज़्यादा दिन के लिए रहना है। अगर मान लो उन्हें कोई ऐसा डर है कि अगर वो अपने घर पे रही उनके साथ हिंसा होगा या उनके साथ कुछ अनबन हो सकती है, तो ऐसी महिलाएं जाके रह सकती हैं वन स्टॉप सेंटर में, या वन स्टॉप सेंटर आगे अरेंजमेंट करा सकते हैं उनका रहने का। साथ साथ अवेयरनेस फैलाई जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है टोल फ्री नंबर 1 24 आवर वुमेन्स हेल्पलाइन। कोई महिला को परेशान करता है, उसके साथ कोई मान लो वायलेंस करता है या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो महिलाएं 181 नंबर में मिला के अपनी शिकायत कर सकती हैं, तो यहाँ पे उनकी बात सुनी जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। नारी अदालत को प्रमोट किया जाता है। नारी अदालत होती है विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे सेटअप की जाती है ये अदालत। ये क्या है, जो छोटे छोटे इशू होते हैं ना पैटी नेचर के, पैटी नेचर का मतलब छोटे छोटे, जैसे मान लो घर में मारपीट हो रही है, हैरासमेंट कर रहा, कोई सता रहा है, कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा महिला को, या कोई उनके अधिकारों का कर्टेलमेंट कर रहा है, कोई भी इंटाइटलमेंट उन्हें मिल रही है, मान लो गवर्नमेंट से स्कीम के जरिए उन्हें कुछ मिलना है पैसा या कोई स्कीम का लाभ मिलना है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे इशू सुलझाने के लिए नारी अदालत ग्राम पंचायत लेवल पे खोली जाती है महिलाओं को, ये एक तरह से जो भी परेशानियाँ होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए। तो यही टॉपिक थे आज के, और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सजेशन दिया था उसके बारे में अपना भी आप सजेशन देना ज़रूर कमेंट में बताना।